Hello students, welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 2nd February 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज की हमारी ये वीडियो मेनली यूनियन बजट 2022 के जो मेन हाइलाइट्स हैं उनको कवर करने वाली है. हमने हमारी लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि 1 फरवरी को यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारामन इज गोइंग टू प्रेजेंट द बजट फॉर 2022. तो आज के पेपर में आपने देखा भी होगा बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं जिसने बताया है कि इस साल के बजट में मेन हाइलाइट्स क्या हैं. सबसे पहले बजट से जुड़ी हुई जो बेसिक सी चीज़ें हैं, बेसिक बातें हैं, उन्हें कवर कर लेते हैं. पहली चीज़, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट टर्म मेंशन नहीं है. जी हाँ, आप अपनी पॉलिटी में इस चीज़ को पढ़ते हैं दैट वी हैव आर्टिकल 112 और आर्टिकल 112 में मेंशन किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो बेसिकली बजट जो कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसे लिखा गया है एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट में बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है इसका जो फाइनेंशियल ईयर है इसके अंदर एस्टिमेटेड रिसीट्स कितने होने वाले हैं और सिमिलरली एक्सपेंडिचर कितना होगा उसकी एक डिटेल्ड स्टेटमेंट दी जाती है. तो मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर आमदनी कितनी होगी और खर्चा कितना है उस चीज़ का अकाउंट पेश किया जाता है. बजट जो आप और हम सब बनाते हैं, सिमिलरली गवर्नमेंट का बजट कितनी आमदनी, कितना खर्चा, कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर किया जाएगा, इसका जो डिटेल्ड अकाउंट आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं बजट. इसके अलावा हमारा जो बजट है उसमें कुछ और चीज़ें भी मेंशन की जाती हैं, जैसे कि जो टोटल रिसीट्स हमारी आई है, टोटल जो इनकम हुई है उसमें से रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स को एस्टिमेट किया जाता है. ऑल्सो रेवेन्यू को रेज करने के वेज एंड मीन्स क्या हैं उनको डिस्कस किया जाता है एंड कितना एक्सपेंडिचर होगा उसे एस्टिमेट किया जाता है. ऑल्सो जो एक्चुअल रिसीट्स थी और जो एक्सपेंडिचर था पिछले साल का जो क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर है उसे वहाँ पे बताया जाता है कि क्या कहीं पे सरप्लस हुआ या फिर कहीं पे डेफिसिट हुआ. जो पिछला साल गया है उसके अंदर जो भी एक्सपेंडिचर और रिसीट्स आए हैं उन सबको यहाँ पे उनकी डिटेल्स को प्रेजेंट किया जाता है. अलॉन्ग विद दैट जो कमिंग ईयर है जिसके लिए बजट को प्रेजेंट किया गया है उसमें जो भी इकोनॉमिक या फिर फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, हम सुनते हैं कि हाँ जी बजट आ रहा है, टैक्स में क्या चेंज होगा, है ना, रेवेन्यू, स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कोई नई स्कीम लेकर आ रही है, कोई प्रोजेक्ट है क्या, उन सब की भी डिटेल डिस्क्रिप्शन इसके अंदर दी जाती है. आफ्टर दैट आप अपनी पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ते हैं कि बजट किस तरह पास होता है, बजट कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरता है. तो सबसे पहले पार्लियामेंट में बजट को प्रेजेंट किया जाता है. आफ्टर दैट देयर इज़ जनरल डिस्कशन ऑन दैट बजट. फिर उसके बाद जो डिपार्टमेंटल कमिटीज़ हैं वो उसे स्क्रूटनाइज करती हैं एंड आफ्टर दैट देयर इज़ वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट. जो ग्रांट है उसे क्लियर करने के लिए वोटिंग की जाती है. आफ्टर दैट यू सी पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनली आपके पास आता है फाइनेंस बिल. तो ये कुछ 6 स्टेजेस के थ्रू आपका जो बजट है वो पास होता है. ये सब आप बहुत ही डिटेल में अपनी पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ते हैं. आई वुड से आज फिर से किस तरह बजट पास होता है, ये पूरी की पूरी जो स्टेजेस हैं इन्हें आप याद करिए, रिवाइज कीजिए. तो चलिए देखते हैं कि जो इस साल का बजट है यूनियन बजट ऑफ 2022, इसकी जो मेन हाइलाइट्स हैं उन्हें कवर करते हैं. सो 2022 is 75th year of independence for India and इसे लेकर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा दैट इंडिया इज सेलिब्रेटिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव. नाउ व्हाट इज़ आज़ादी का अमृत महोत्सव? उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ इंडिया अमृत काल में एंटर कर चुका है. तो बेसिकली 25 साल रह गए हैं 100 ईयर्स कंप्लीट होने में फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस. तो ये जो 25 साल का जो टाइम है इसे कहा गया है अमृत काल. So this 25-year long lead up to India's 100 years of independence, this time period is called as Amrit Kal.
सबसे पहले इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बजट में 9.2% पे प्रोजेक्ट किया गया, which is going to be the highest among all the large economies. Along with this, 14 सेक्टर्स के अंदर पब्लिक लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्रिएट की गई, जिसके थ्रू इंडिया में 60 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ ये जो PLI स्कीम क्रिएट की गई हैं, दे विल एड प्रोडक्शन ऑफ ₹30 लाख करोड़. इंडिया के प्रोडक्शन में 30 लाख करोड़ ये PLI स्कीम्स ऐड करेंगी. सो यूनियन बजट 2022 के लिए प्रेजेंट किया गया. इसमें 4 प्रायोरिटीज़ रखी गई. सबसे पहले प्रधानमंत्री गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ एंड एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट चेंज, एंड साथ ही में फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. तो ये 4 ऐसे प्रायोरिटीज़ हैं, पिलर्स हैं, विच इज़ गोइंग टू प्रोवाइड बूस्ट टू आवर ग्रोथ. PM गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. सबसे पहले इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या मेन हाइलाइट्स आए हैं उनको देखते हैं. नाउ अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो जो हमारे नेशनल हाईवेज़ हैं, दे आर गोइंग टू बी एक्सपैंडेड बाय 25,000 किलोमीटर्स. 22 एंड 23 के बीच में हमारे नेशनल हाईवेज़ को 25,000 किलोमीटर्स एक्सपैंड किया जाएगा. एंड इस नेशनल हाईवेज़ नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए नियरली 20,000 करोड़ रुपीस मोबिलाइज किए गए हैं. इसके अलावा अगर हम हमारे जो मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क्स हैं इनकी बात करें, सो इंडिया में टोटल 35 मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, जिनमें से जो 4 पार्क्स हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए जाएंगे थ्रू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. एंड ये जो रोड ट्रांसपोर्ट है या फिर जो मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री गति शक्ति प्रोग्राम एज वेल. इस न्यूज़ आर्टिकल में प्रधानमंत्री गति शक्ति प्रोग्राम को भी मेंशन किया गया. एंड ऑल्सो हमने वीडियो की बिगनिंग में भी कहा था दैट इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ बजट दिस ईयर. सबसे पहले अगर हम प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की बात करें, तो इस प्लान में हमारे पास टोटल 7 इंजन्स आते हैं. कौन कौन से? रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर. ये जो 7 इंजन्स हैं, अगर ये इम्प्रूव हों तो इसके साथ इंडिया में टोटल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है. एंड कंट्री के अंदर एक सीमलेस मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होगी, जिसकी वजह से जो लॉजिस्टिक्स हैं उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी. नाउ अगर हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात करें, तो उसके अंदर भी यही 7 इंजन्स हैं. सो दिस इज़ अलाइंड विद प्रधानमंत्री गति शक्ति फ्रेमवर्क. तो इसको एक इम्पॉर्टेंस दी गई है इस साल के बजट के अंदर. रोड ट्रांसपोर्ट, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क्स के बाद अब बात करते हैं रेलवेज़ की. तो रेलवेज़ को लेकर इस साल के बजट में क्या दिया गया है, लेट्स टॉक अबाउट इट. सबसे पहले विल डिस्कस 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट. तो बेसिकली ये अनाउंस किया गया है कि हर एक स्टेशन पे 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जाएगा. एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प द लोकल बिजनेसेस, और जो वहाँ पे लोकल सप्लाई चेन्स हैं यहाँ पे उनको इससे हेल्प होने वाली है. आफ्टर दैट 2000 किलोमीटर का जो रेलवे नेटवर्क है, इट विल बी ब्रॉट अंडर कवच. कवच क्या है? दिस इज़ बेसिकली इंडिजीनियस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूविंग द सेफ्टी. अलॉन्ग विद दिस जो कैपेसिटी ऑगमेंटेशन है कवच की, ये जो सेफ्टी के लिए जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है, उसके अंडर 2000 किलोमीटर्स के रेलवे नेटवर्क को इंक्लूड किया जाएगा इन द कमिंग फिजिकल ईयर 2022-23. इसके अलावा 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स मैन्युफैक्चर की जाएंगी ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 ईयर्स. एंड बेसिकली इन जो ट्रेन्स हैं इनकी एनर्जी एफिशिएंसी हाई है और जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा है. तो न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स. एंड लास्टली रेलवेज के लिए हमारे पास आते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स फॉर मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स.
तो बेसिकली इन कार्गोज को डेवलप किया जाएगा एंड अराउंड 100 सच प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स फॉर मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स आर टू बी डेवलप्ड अगेन इन कमिंग नेक्स्ट 3 years. तो अगर समराइज करें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो वी हैव डिस्कस दी प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान एंड हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं उनको एक्सपैंड किया जाएगा. इसके अलावा जो एक्सप्रेस वेज हैं इसके लिए भी जो मास्टर प्लान है वो फॉर्मुलेट किया जाएगा. 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स मैन्युफैक्चर की जाएंगी. मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाएगा. 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स आएंगे. एंड वन मोर थिंग, इन एडिशन टू ऑल ऑफ दिस वी ऑल्सो हैव पर्वतमाला प्रोजेक्ट. पर्वतमाला प्रोजेक्ट बेसिकली हमारा नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है एंड इसको लेकर भी 60 किलोमीटर का रोपवे प्रोजेक्ट बनाया जाएगा. तो ये मेन हाइलाइट्स हैं फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इस साल के बजट के अंदर कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं. तो सबसे पहले अगर हम वीट और पेडी की प्रोक्योरमेंट की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि हाई लेवल ऑफ पेमेंट दी जाएगी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट एंड पेडी एंड इसके चलते जो फार्मर्स हैं उनको 2.37 लाख करोड़ की डायरेक्ट पेमेंट मिलेगी इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट एंड पेडी. अलॉन्ग विद दिस इस साल के बजट में ब्लू रेवोल्यूशन पे भी फोकस किया गया. ब्लू रेवोल्यूशन इज़ बेसिकली फिशरी इंडस्ट्री जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्वाकल्चर, सी फूड प्रोसेसिंग, इन सब को बूस्ट अप करना, इसे कहा जाता है ब्लू रेवोल्यूशन. जिसके चलते जो फिशरीज डिपार्टमेंट है इनका जो बजट है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया फ्रॉम द लास्ट ईयर्स एलोकेशन. इसके अलावा इस साल बजट में भी ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को मेंशन किया गया. जो हमारी केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग है इसे प्रमोट करने के लिए कहा गया. एंड स्पेशल फोकस जो गंगा के कॉरिडोर्स हैं, जो 5 किलोमीटर वाइड गंगा के अलॉन्ग जो लैंड्स हैं वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई एट द वेरी फर्स्ट स्टेज. सो केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, गंगा रिवर और उसका जो 5 किलोमीटर आसपास का जो कॉरिडोर है वहाँ पे केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग प्रमोट की जाएगी. एंड इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी कुछ स्कीम्स भी हैं लाइक परंपरागत कृषि विकास योजना स्कीम. इसका मेन एम ही है ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो सॉइल हेल्थ है उसे इम्प्रूव करना. जो हमारी वैदिक फार्मिंग है, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, इन सब और या फिर ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू जो फार्मिंग होती है उन सबको प्रमोट करना. परंपरागत कृषि विकास योजना. इस साल हाउएवर ये जो स्कीम है इसे समर्ज कर दिया गया है इनटू राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम. एंड देयरफॉर थोड़ा सा अनक्लियर है कि जो नेचुरल फार्मिंग है इसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है बिकॉज इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर मर्ज कर दिया गया है. इसके अलावा एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी के यूज़ को एनहांस करने के लिए डिजिटल फार्मिंग टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है. डिजिटल फार्मिंग बेसिकली जो फार्मर्स हैं उन तक डिजिटल और जो हाईटेक सर्विसेज हैं वो पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड लॉन्च किया है जिसके थ्रू जो पब्लिक सेक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो प्राइवेट एग्रीकल्चर प्लेयर्स हैं या फिर जो एग्री वैल्यू चेन के अंदर बड़े स्टेक होल्डर्स हैं दे कैन कम एंड पार्टिसिपेट इनटू दिस ताकि जो फार्मर्स हैं उन तक जो डिजिटल सर्विसेज हैं, जो हाईटेक सर्विसेज हैं वो वहाँ तक पहुँच सकें. और इसके लिए एक जो फंड बनेगा जिसके अंदर जो कैपिटल है वो बेसिकली को इन्वेस्टमेंट के तौर पे रेज की जाएगी क्योंकि इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों पार्टनर्स आ रहे हैं. दिस विल बी मैनेज्ड बाय फैसिलिटेटेड थ्रू नबार्ड. तो इसे बेसिकली नबार्ड फैसिलिटेट करने वाला है. ये जो ब्लेंडेड कैपिटल आने वाली है फॉर द स्टार्टअप्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइजेस. इसके अलावा क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में ड्रोन टेक्नोलॉजी किस तरह यूज़ हो सकती है उसकी भी बात की गई एंड इसके लिए किसान ड्रोन्स टर्म यूज़ किया गया. सो किसान ड्रोन्स जो हैं उनको बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं फॉर क्रॉप असेसमेंट, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. साथ ही में किसान ड्रोन्स को यूज़ करके फील्ड्स के ऊपर इंसेक्टिसाइड्स और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी स्प्रे किया जा सकता है. तो बेसिकली यहाँ पे जो लैंड रिकॉर्ड्स की डिजिटाइजेशन की बात की गई है इसको लेकर बजट में कहा गया कि जो स्टेट्स हैं इनको एनकरेज होना चाहिए टू अडॉप्ट अ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर. तो बेसिकली
क्योंकि आप ड्रोन्स को यूज़ करके जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, किस तरह का लैंड है, उसकी हेल्थ कैसी है, इन सब को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। तो बेसिकली ये आईटी बेस्ड मैनेजमेंट है रिकॉर्ड्स की। इसके अलावा थ्रू आउट द कंट्री हमारे पास एक यूनिफॉर्म प्रोसेस हो जिसके थ्रू कोई भी जो डीड्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन हैं, उन सब की रजिस्ट्रेशन हो सके। इसके लिए नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS इसे प्रमोट किया जाएगा विद वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर। तो ताकि पूरे कंट्री में एक जैसा सॉफ्टवेयर हो, एक जैसा प्रोसेस हो, इसके लिए नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को प्रमोट किया जाएगा। तो अगर यहाँ पे सम अप करें कि इस साल के बजट में एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या हाइलाइट्स आए, तो सबसे पहले जो वीट हैं, जो पेडी हैं, खारिफ और ये जो राबी क्रॉप है, इसे प्रोक्योर किया जाएगा एट हाई पेमेंट्स, एंड जिसके चलते 2.37 लाख करोड़ डायरेक्टली पेमेंट के तौर पे MSP के जरिए किसानों के पास पहुँचेंगे। देन वी डिस्कस्ड कि जो डिजिटल फार्मिंग है, फार्मर्स तक टेक्नोलॉजी को पहुंचाना, और इसके लिए जो स्टार्टअप्स बनेंगे फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइजेस, इसका जो फंड है इसे फैसिलिटेट करेगा NABARD। एंड इसके अलावा कंट्री में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। गंगा रिवर के 5 किलोमीटर्स का जो कॉरिडोर है अराउंड, वहाँ पे इसे प्रमोट किया जाएगा सबसे पहले। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आपने याद रखनी है वो ये है कि 2022 इज़ गोइंग टू बी द ईयर ऑफ मिलेट। बेसिकली जो मिलेट प्रोडक्ट्स हैं उनकी पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए इंडिया में 2022 को ईयर ऑफ मिलेट्स माना जाएगा। देन हमने यहाँ पे किसान ड्रोन्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं वो ही देखा। क्रॉप असेसमेंट, पेस्टिसाइड, न्यूट्रिएंट्स, लैंड रिकॉर्ड्स, इन सब को मेंटेन करने के लिए किसान ड्रोन्स यूज़ किए जा सकते हैं। एंड लास्टली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ विच इज़ केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। केन बेतवा का जो लिंकिंग का जो प्रोजेक्ट है, तो इस लिंकिंग से तकरीबन 9.8 लाख हेक्टेयर्स का जो फार्म लैंड है वहाँ तक इरिगेशन की फैसिलिटी पहुँचेगी। सो केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए भी एलोकेशंस किए गए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस साल के बजट में MSMEs के लिए क्या प्रोविजंस दिए गए। तो इस साल के बजट में MSMEs विच आर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके लिए जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है इसे एक्सटेंड किया गया टिल मार्च 2023। एंड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली बिकॉज कोविड-19 के बाद जो MSMEs हैं दे आर एडवर्सली इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ इट। तो सबसे पहले तो जो स्कीम है इसे मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दिया है। इसी के साथ साथ इस स्कीम में 50,000 करोड़ और दिए गए हैं। तो मतलब कुल ये 5 लाख करोड़ की स्कीम बन चुकी है विच इज़ बेसिकली एम्ड टू हेल्प दी MSMEs। इसके अलावा एक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट बनाया गया है फॉर MSMEs, इसे भी रिवैम्प किया जाएगा एंड इसके लिए 2 लाख करोड़ एडिशनल क्रेडिट दिया गया है फॉर MSMEs, ताकि वो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं वो भी यहाँ पे एक्सपैंड हो सकें। एंड लास्टली वी हैव रैम्प प्रोग्राम, रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, एंड इस प्रोग्राम के लिए भी 6,000 करोड़ का आउटले दिया गया फॉर 5 years। तो अगर सम अप करें तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है टिल मार्च 2023। इसके अलावा इसके अंदर 50,000 करोड़ और ऐड कर दिए गए हैं, टोटल बन चुका है 5 लाख करोड़। एंड देन वी हैव अ क्रेडिट फॉर MSMEs अंडर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर MSMEs, और इसके अंदर भी 2 लाख करोड़ और एडिशनल क्रेडिट ऐड किया गया है। अलॉन्ग विद दिस जो रैम्प प्रोग्राम है इसे भी बूस्ट दिया गया है विद एन आउटले ऑफ 6,000 करोड़। इसके अलावा अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें, सो देश पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो जो देश पोर्टल है दिस इज़ डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। इस पोर्टल में बेसिकली ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी जिसके थ्रू जो सिटीजन्स हैं वो कोई नई स्किल सीख सकते हैं, दोबारा से दे कैन रीस्किल देमसेल्फ एंड और दे कैन अपग्रेड देमसेल्फ, वो अप स्किल कर सकते हैं अपने आप को थ्रू दी ऑनलाइन ट्रेनिंग।
इसके अलावा हमारे पास स्किल डेवलपमेंट के अंदर ही हम इसको देख सकते हैं दैट ड्रोन शक्ति और द्रास, ड्रोन एज अ सर्विस, इनको भी लॉन्च किया गया और जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा कि वो ये जो प्रोग्राम है ड्रोन्स के का जो यूज़ है इससे ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। तो इसके चलते जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी पुश किया जा रहा है दैट दे शुड प्रमोट द ड्रोन्स। एंड इसके लिए जो स्किलिंग भी है, जो स्किल डेवलपमेंट है, वो भी ITIs, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वहाँ पे भी अवेल की गई हैं सो दैट इंडिया के अंदर जो ड्रोन शक्ति है, ड्रोन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके हम फॉर डिफरेंट सर्विसेज। हमने पहले भी एग्रीकल्चर में डिस्कस किया फॉर क्रॉप असेसमेंट, फॉर लैंड रिकॉर्ड्स, इन सब के लिए जो ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं कि एजुकेशन सेक्टर के लिए इस साल के बजट में क्या मेंशन किया गया। एजुकेशन सेक्टर के अंदर कोविड-19 के बाद से डिजिटल एजुकेशन जो है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो एजुकेशन है वो इंक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से इस बजट में भी जो फोकस है वो डिजिटल एजुकेशन के ऊपर ही रहा है। इसके लिए वर्ल्ड क्लास डिजिटल यूनिवर्सिटी को प्लान आउट किया गया है। ये जो डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी इसमें वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सल एजुकेशन होगा एंड सबसे ज़्यादा ध्यान इस पर दिया जाएगा ऑन पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। तो एक डिजिटल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की जाएगी। अलॉन्ग विद दिस जो गवर्नमेंट का 1 क्लास 1 TV चैनल प्रोग्राम है अंडर PM E-विद्या, इसे एक्सपैंड किया जाएगा एंड इसे 12 चैनल से इंक्रीज करके 200 चैनल्स तक एक्सपैंड किया जाएगा। 1 क्लास 1 TV चैनल प्रोग्राम अंडर प्रधानमंत्री E-विद्या। एंड साथ ही में वर्चुअल लैब्स या फिर जो स्किलिंग लैब्स हैं उनको भी क्रिएट किया जाएगा ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो स्किल्स हैं वो स्टिमुलेट हो सके, इन्वायरमेंट बेस्ड लर्निंग उनको वहाँ पे मिल सके। एंड यूनिवर्सिटी हो गई, क्लासेस ऑन चैनल हो गया, वर्चुअल लैब्स हो गया। इसके अलावा जो कंटेंट है, कंटेंट उनको प्रोवाइड किया जाएगा विद वेरी हाई क्वालिटी एंड साथ ही में डिजिटल टीचर्स के थ्रू इसे डिलीवर किया जाएगा। तो बेसिकली एजुकेशन सेक्टर में ये जो 2 years का जो लर्निंग गैप पड़ा है बिकॉज ऑफ कोविड-19, इसको लेकर डिजिटल एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ये मेजर्स दिए गए हैं। तो बेसिकली डिजिटल यूनिवर्सिटी एंड प्रधानमंत्री E-विद्या के अंदर जो 1 क्लास 1 TV चैनल है इसे 200 TV चैनल्स तक इंक्रीज कर दिया गया है, इसे याद रखेंगे। एजुकेशन सेक्टर के बाद अब देखते हैं हेल्थ और सैनिटेशन के लिए इस साल के बजट में क्या दिया गया। तो सबसे पहले अगर हम हेल्थ केयर में एलोकेशंस की बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में 16% का हाइक देखने के लिए मिला। ऑल्सो कोविड-19 का जो थ्रेट है वो डिमिनिश कर रहा है एंड उसका एविडेंस भी देखने के लिए मिला बिकॉज इंडिया का एक कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस है। पिछले साल इसे 12,000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट मिली, बट इस साल इस इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस में 0 एलोकेशंस की गई। इस साल हेल्थ सेक्टर के अंदर जो मेन फोकस किया गया है दैट इज़ गिवन टू मेंटल हेल्थ केयर एंड टेली मेडिसिन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना एंड सिमिलरली डिजिटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का जो एक्सेस है उसे इम्प्रूव करने पे ज़्यादा फोकस किया गया है। ऑल्सो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है, ये जो स्कीम है ये बेसिकली हमारा जो पैंडमिक को लेकर जो प्रिपेयर्डनेस है, जो रिसर्च या डेवलपमेंट होती है, बेसिकली बायोसिक्योरिटी को लेकर जो हमें प्रोटेक्शन चाहिए, इन सब को यहाँ पे इम्प्रूव करती है। तो क्योंकि इस साल जो फोकस है वो मेंटल हेल्थ के लिए है तो इसको लेकर एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया एंड इसके अंदर 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स को लॉन्च किया जाएगा एंड इस पूरे प्रोग्राम के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु इज गोइंग टू बी द नोडल सेंटर एंड साथ ही में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है बेंगलोर में दैट विल ऑल्सो प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू दिस मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इसके अलावा हमारे पास नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम एक ओपन प्लेटफॉर्म है, इसे भी रोल आउट किया गया है एंड इसके अंदर बेसिकली जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं उनकी डिजिटल रजिस्ट्री होगी, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी यहाँ पे मिलेगी एंड यूनिवर्सल एक्सेस मिलेगा टू द हेल्थ फैसिलिटीज। सो दिस इज़ द नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट सक्षम आंगनवाड़ी।
These are basically new generation Anganwadi, and they have better infrastructure and audiovisual aids, and they're also provided by clean energy. And वहाँ का जो environment है, it's very nice for early child development. एंड ऑन द सेम लाइन्स कंट्री के अंदर जो 2 लाख आंगनवाड़ी हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा. ऑल्सो लास्ट ईयर बजट में गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स को रीनेम किया था और उन सबको कैटेगराइज किया था एज सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0. इसके अंदर आंगनवाड़ी सर्विसेज आ जाती हैं, पोषण अभियान आ जाता है. दिस इज ऑल्सो स्कीम फॉर अडोलोसेंट गर्ल्स एंड इन नेशनल क्रच स्कीम भी इसके अंदर आ जाती है. तो बेसिकली ये एक तरह की अम्ब्रेला स्कीम बन चुकी है जिसके अंदर वो सारी स्कीम्स विच गिव बेनिफिट्स टू वेमेन एंड चिल्ड्रन थ्रू मिशन शक्ति, मिशन वत्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0, इन सबको इंटीग्रेट कर दिया गया है. हेल्थ सेक्टर में ही नोट कीजिएगा कि जो नेशनल आयुष मिशन है उससे भी मेजर बूस्ट मिला है बजट के अंदर, जिससे कि जो आयुष मिशन के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं वो अपग्रेड होंगी. अलॉन्ग विद जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनकी जो कल्टीवेशन है उसको एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा. एंड वी कैन इवन इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ सच वैल्यू एडेड आइटम्स सच एज मेडिसिनल प्लांट्स. तो अगर सम अप करें, हेल्थ सेक्टर के अंदर नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम रोल आउट किया जा रहा है. नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसके चलते 23 ऐसे सेंटर्स को लॉन्च किया जाएगा. एंड ऑल्सो जो बेनिफिट्स टू वेमेन एंड चिल्ड्रन की जो स्कीम्स हैं थ्रू मिशन शक्ति, मिशन वत्सल्य, पोषण 2.0 एंड जिसके तहत 2 लाख जो आंगनवाड़ीज़ हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा. इसके अलावा हेल्थ एंड सैनिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर घर नल से जल ये जो स्कीम है इसके लिए भी 60,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं ताकि नियरली 3.8 हाउस होल्ड्स कवर हो सके एंड घरों में जो पीने वाला पानी है वो पहुंच सके. हर घर नल से जल. इसके बाद अगर हम हाउसिंग की बात करें तो हमारे पास आती है प्रधानमंत्री आवास योजना. तो प्रधानमंत्री आवास योजना को इस साल बजट में 48,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं ताकि जो 80 लाख हाउसेस बनने थे 2022 एंड 2023 के अंदर वो यहाँ पे कंप्लीट हो सके. सो प्रधानमंत्री आवास योजना विच इज़ हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव, इसके तहत ये जो 80 लाख हाउसेस बनने हैं इन दिस फाइनेंशियल ईयर ये दोनों रूरल और अर्बन एरियाज दोनों जगहों पे बनेंगे. एंड इसके लिए इवन गवर्नमेंट ने ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काम करेगी ताकि जो टाइम लगता है इन ऑल लैंड एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो अप्रूवल्स हैं वो रिड्यूस हो सके. एंड ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो स्कीम है जिसके अंदर जो मिडिल क्लास है और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उन सबको बेनिफिट मिल सके. इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के लिए एक न्यू स्कीम लॉन्च की गई है विच इज़ प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट. वेल, इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल. एंड बेसिकली ये जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये उसे फंड करेगा. और इनिशियली इसे 1500 करोड़ की एलोकेशन की गई है जिसके थ्रू जो लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ हैं फॉर यूथ एंड विमेन वो इसके अंदर कवर किया जाएगा. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट. इसके बाद हमारे पास आता है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम. ये जो प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया गया है जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनके डेवलपमेंट के लिए. बेसिकली वो एरियाज़ जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत लिमिटेड है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी कम है. स्पेशली इंडिया का जो नदर्न बॉर्डर है अलॉन्ग चाइना, तो उस एरिया के अंदर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए एक न्यू प्रोग्राम आया है विच इज़ वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम. इसके बाद इस साल बजट में ई पासपोर्ट की भी बात की गई. सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की डील सील हुई थी विद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0. तो इस प्रोग्राम के अंडर ई पासपोर्ट्स को रोल आउट किया जाएगा. एंड ये जो पासपोर्ट है इसके अंदर बेसिकली एम्बेडेड चिप होगी एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ इसे बनाया जाएगा. And this is going to enhance the convenience of citizens when they're going to travel overseas. आगे बढ़ते हैं. अर्बन प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल बजट में हमारे जो बिल्डिंग बायलॉज हैं उनको मॉडिफाई करने की बात की गई है. तो जितने भी किसी भी सिटी के अंदर अर्बन एरिया में जो बिल्डिंग बायलॉज हैं दे नीड टू बी मॉडिफाइड विथ टाइम. अलॉन्ग विद दिस
जो भी टाउन प्लानिंग स्कीम्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन, एंड आजकल जो हम देखते हैं कि ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट की जाती है, इन सबको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी हमारा जो यूनियन बजट है 2022 वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता। बजट का पार्ट 2 वीडियो भी आएगी जिसके अंदर टेलीकॉम सेक्टर को लेकर क्या दिया गया है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, गिफ्ट सिटी, डिजिटल रुपी एंड सो ऑन। देयर आर सो मेनी मोर प्रोविजंस जो कि यूनियन बजट में दिए गए हैं, जिसे हम हमारे पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। सो पार्ट 1 के लिए इतना ही। If you like this video, please do like and comment down. So I will see you all in part 2 of this video. Thank you so much.